हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस बायोलॉजी पार्ट चैप्टर नंबर 8 दैट इज रिप्रोडक्शन। और टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय असेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स या फिर सिंगल ऑर्गेनिजम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, तो पहले हमारे पास एक्टिविटी 8.1 आ रही है। Dissolved about 10 grams of sugar in 100 ml of water। 100 ml वाटर में आपने 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व करना है। टेक 20 ml of this solution in a test tube and add a pinch of yeast granules to it। इस सॉल्यूशन का 20 ml आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है और उसके अंदर एक चुटकी ईस्ट ग्रैन्यूल्स की ऐड करनी है। ईस्ट ग्रैन्यूल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फेवरेबल कंडीशन पे एक्टिव हो जाते हैं, और ये इनका जो मेन फूड होता है वो आप कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हो, मतलब उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस। आपने टेस्ट ट्यूब के माउथ पे प्लग लगा देना है रुई का, कॉटन का, और इसको वार्म प्लेस यानी कि गर्म जगह पर रखना है। आफ्टर 1 or 2 hours, 1 या 2 घंटे के बाद, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ईस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन अ स्लाइड एंड कवर इट विद कवर स्लिप। अब आपने ईस्ट कल्चर यानी कि जो वहाँ पे एक आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो मतलब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होएगी, उसका एक स्मॉल ड्रॉप आपने स्लाइड के ऊपर रखना है और उसको एक कवर स्लिप के साथ ढक देना है, ताकि वो जो कल्चर है, जो सैंपल है, वो नीचे ड्रॉप ना हो। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, और उस स्लाइड को आपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। चलिए उसके बाद हम लोग करते हैं एक्टिविटी 8.2। वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। एक ब्रेड के टुकड़े को गीला करें एंड कीप इट इन अ कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस, और उसे एक ठंडी, नमी वाली और अंधेरा, डार्क अंधेरा जगह पे रखना है। ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और उसकी सरफेस को एक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि जिससे आपको उसका एक बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे वहां से देखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक। एक हफ्ते के लिए अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते रहें। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज इन विच ईस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड हाउ माउल्ट ग्रोज इन द सेकेंड। आपने कंपेयर करना है और देखना है कि कैसे ईस्ट और माउल्ट के ग्रो होने का तरीका अलग अलग है। बेसिकली हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो दोनों ही ईस्ट और माउल्ट होते हैं वो फंगस की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो ईस्ट होता है वो आपका सिंगल सेल होता है ऑर्गेनिज्म, और जो आपका माउल्ट होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो दोनों ही फंगस के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दोनों के ग्रोथ होने का तरीका डिफरेंट है। Having discussed the context in which reproductive process work, let us now examine how different organisms actually reproduce। अब हमने कुछ डिस्कस कर लिया है आइडिया कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कैसे काम करती है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रियलिटी में रिप्रोडक्शन करते हैं। The modes by which various organisms reproduce depend on the body design of the organism। रिप्रोडक्शन करने का जो तरीका है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन किस तरीके से बनी हुई है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहला मेथड हमारे पास आ रहा है दैट इज फ्यूजन, तो हम लोग फ्यूजन पढ़ने वाले हैं। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन और फ्यूजन। जो ऑर्गेनिज्म एक सेल वाले होते हैं उनके अंदर सेल डिवीजन, जिसको फ्यूजन भी बोलते हैं, लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। इससे नए इंडिविजुअल्स का क्रिएट होता है। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फ्यूजन हैव बीन ऑब्जर्व। काफी सारे अलग अलग फ्यूजन के पैटर्न देखे गए हैं। Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during cell division। काफी सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दो इक्वल हिस्सों में अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं जब सेल डिवीजन होता है। इन ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा, splitting of two cells during division can take place in any plane। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है
ये अपने आप के दो हिस्सों में, अपने सेल को दो हिस्सों में किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर मुझे अमीबा के दो हिस्से करने हैं तो इट कैन लाइक दिस, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब इसको सिंपली दो इक्वल हिस्सों में खुद को डिवाइड करना है, जिससे भी करे ये कर सकता है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। Now activity 8.3, observe a permanent slide of amoeba under a microscope. एक माइक्रोस्कोप के नीचे अमीबा की आपने स्लाइड रखनी है या देखनी है। Similarly, observe another permanent slide of amoeba showing binary fission. अब एक और स्लाइड आपने देखनी है जिसमें अमीबा बाइनरी फ्यूजन शो कर रहा हो। नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशन, अब आपने दोनों ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करना है। यहाँ पे एक डायग्राम है आपके पास जो अमीबा का बाइनरी फ्यूजन दिखा रहा है। ये एक अमीबा का एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके बाद देखिए डिवीजन करते हुए इसके सेल के अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए और फाइनली जो ये न्यूक्लियस है ये एलोगेटेड हो गया और दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया है। और इस तरीके से जब ये कंप्लीटली प्रोसेस हो जाएगा तो ये एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। इसका न्यूक्लियस अलग है और इसका न्यूक्लियस अलग है और इनको हम लोग डॉटर सेल्स बोलते हैं। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as is seen in Leishmania, which cause Kala Azar, which have a whip-like structure at one end of the cell. लेकिन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कुछ अपनी बॉडीज का ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे तरीके से दिखाते हैं, जैसे कि लिशमेनिया है जिसकी वजह से काला अजहर एक बुखार है वो होता है। इसमें आप देखोगे एक हिप लाइक, हिप होता है हिंटर लाइक, एक हिंटर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, दिस इज अ हिप लाइक स्ट्रक्चर और इसके एक एंड पे ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इन सच ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फ्यूजन्स अकर इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू, सॉरी, ओके, यस, इन रिलेशन टू दीज स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जैसे हमने देखा अमीबा अपने आप को कहीं से भी दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता है, लिशमेनिया में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन तो होगा लेकिन उसका होने का जो ओरिएंटेशन है वो एक फिक्स होगा और वो ओरिएंटेशन वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे हिप्लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है और न्यूक्लियस भी दो हिस्से यहाँ पे इसके बन गए हैं और ये वर्टिकली लाइक दिस ऐसे डिवाइड हो रहा है। तो यही इसका ओरिएंटेशन है जिसमें ये दो हिस्सों में अपने आप को डिवाइड करता है। अमीबा की तरह ये किसी भी ऐसे नहीं होगा कि कहीं से भी आप इसके दो हिस्से कर पाओ, ये ऐसा नहीं होने वाला। अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट उसको बोला गया है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम, डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। वो अपने आप को काफी सारे डॉटर सेल में डिवाइड कर लेता है एकदम से और वो प्रोसेस को मल्टीपल फिजन हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब एक सेल अपने आप को दो सेल में डिवाइड करे तो उसे आप बाइनरी फ्यूजन बोलते हो, लेकिन जब दो से ज्यादा या फिर बहुत सारे सेल बनेंगे तब उसको हम लोग मल्टीपल फ्यूजन का नाम देते हैं। Yeast, on the other hand, can put out small buds that separate and grow further, as we saw in activity 8.1. अगर 8.1 एक्टिविटी हमने रियल टाइम में की होगी तो हम लोग वहां पे देखेंगे जो ईस्ट है उसके थोड़े से बर्ड्स बनाते हैं, स्मॉल बर्ड्स जो सेपरेट हो जाते हैं और फिर वो अपने आप ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो फ्यूजन में हमने क्या देखा कि यूनिसेलुलर वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप के अपने सेल को दो या दो से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड करके नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रेगमेंटेशन। एक्टिविटी 8.4, collect water from a lake or pond that appears dark green and contains filamentous structure। आपने एक झील या पौंड से पानी इकट्ठा करना है जो कि आपको गहरे हरे रंग का दिखे और उसके पास फिलामेंटस स्ट्रक्चर होने चाहिए। पुट वन और टू फिलामेंट ऑन स्लाइड, स्लाइड के ऊपर एक या दो फिलामेंट रख दें। पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन दीज फिलामेंट्स एंड कवर इट विद
कवर स्लिप। अब ग्लिसरीन आपने इन फिलामेंट्स के ऊपर रख देनी है और इसको कवर स्लिप के साथ कवर कर देना है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, और स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यू इन द स्पायरोंजिया फिलामेंट्स, क्या आपको अलग अलग टिश्यू दिखाई दिए हैं स्पायरोगायरा फिलामेंट्स के अंदर? बिल्कुल, आपको अलग अलग टिश्यूज दिखाई देते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क, उनमें रिप्रोडक्शन करने का जो मेथड है वो आसान हो सकता है। स्पायरोगायरा फॉर एग्जांपल सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, स्पायरोगायरा अपने आप को छोटे हिस्सों में ब्रेक कर लेता है मैच्योर होने पर। दीज पीसेस और फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, ये पीस या फिर जो हिस्से होते हैं वो अपने आप को नए इंडिविजुअल्स में ग्रोथ कर लेते हैं। कैन वी वर्क आउट द रीजन फॉर दिस बेस्ड ऑन व्हाट वी साइन एक्टिविटी 8.4, क्या हम लोग इसका रीजन वर्कआउट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं अपन हमने जो एक्टिविटी 8.4 डन की है उसके बेसिस पे? दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसा हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए पॉसिबल नहीं है। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, वो अपने आप को सेल बाय सेल से डिवाइड नहीं कर सकते। द रीजन इज दैट, उसकी वजह है मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, काफी सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वी सीन, जो हमने देखे हैं, आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स, वो सेल्स का रैंडम कलेक्शन नहीं है, मतलब कोई ऐसे नहीं है कि कोई सेल इधर से उधर से आ गया, दे आर नॉट रैंडम कलेक्शन। स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन एज ए टिश्यू, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, एंड टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स, और फिर टिश्यू ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, which then have to be placed at definite position in the body, और फिर उनको बॉडी में फिक्स जगह पर प्लेस किया जाता है। इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन, ऐसी केयरफुल सिचुएशन में सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इनप्रैक्टिकल, सेल बाय सेल डिवीजन होना इनप्रैक्टिकल होता है। Multicellular organisms therefore need to use more complex way of reproduction, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेज तरीके यूज करने पड़ते हैं रिप्रोडक्शन करने के। मतलब जो फ्रेगमेंटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा रिप्रोडक्शन होना सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल नहीं है, ये वाला कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल होता है जिनका बॉडी डिजाइन सिंपल है। ओके, a basic strategy used in multicellular organism is that different cell types perform different specialized function। हमने देखा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग सेल टाइप अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न, reproduction in such organism is also the function of a specific cell type। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिप्रोडक्शन करना भी एक स्पेसिफिक सेल टाइप का फंक्शन है, मतलब बॉडी का कोई भी हिस्सा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेसिफिक सेल टाइप होना जरूरी है। हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप इफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल टाइप्स, अगर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बहुत सारे सेल टाइप की बनी हुई है तो फिर एक सिंगल सेल टाइप से रिप्रोडक्शन कैसे अचीव हो सकता है? द आंसर इज दैट, आंसर इसका ये है, देयर मस्ट बी अ सिंगल सेल टाइप, इसमें एक सिंगल सेल टाइप होगा ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, जिसमें क्षमता है कि वो ग्रोथ कर सके, प्रोलाइफरेटिंग, बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो सके, एंड मेकिंग अदर सेल टाइप्स, और दूसरे सेल टाइप्स को बना सके अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस, सही हालातों में। तो ये वजह है कि सिंपल बॉडी डिजाइन के अंदर ये प्रोसेस पॉसिबल हो जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ओके, रीजेनरेशन, many fully differentiated organisms have the ability
to give rise to new individual organisms from their body parts। काफी सारे डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स मतलब जिनकी बॉडी में प्रॉपर अलग अलग टिश्यू या सेल टाइप्स होते हैं, उनमें एबिलिटी होती है कि वो नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को राइज करवा सके फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, अपने बॉडी के हिस्सों से। दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस। मतलब अगर इंडिविजुअल किसी तरीके से कट गया है या फिर टूट गया है काफी सारे पीसेस में, many of these pieces grow into separate individuals, तो ये जो pieces है वो separate individuals में growth हो जाएंगे। For example, example के लिए simple animals like hydra and planaria can be cut into any number of pieces and each piece grows into a complete organism। जो हाइड्रा और प्लेनेरिया है वो काफी सारे पीसेस में अपने आप को कट हो सकता है और हर पीस ग्रोथ करके एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। दिस इज नोन एज द रीजनरेशन, और इसे हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। रीजनरेशन जो होता है वो स्पेशलाइज्ड सेल कैरी करते हैं। दीज सेल्स प्रोलाइफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ये सेल बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं और बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेल बना देते हैं। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल, इस सेल के मास से डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यू। तो ये जो सेल का स्ट्रक्चर बन जाते हैं ये बाद में सेल टाइप्स और टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस रेफर्ड टू एज डेवलपमेंट। और ये जो चेंजेस आते हैं ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में डन होते हैं और इनको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन, लेकिन रीजनरेशन रिप्रोडक्शन की तरह सेम नहीं है, सिंस क्योंकि most of the organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce। क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म इस चीज पे डिपेंड नहीं करते कि वो कट आउट हो सके और कट आउट होके वो रिप्रोडक्शन में जा सके। ये आपको प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। प्लेनेरिया का एक ऑर्गेनिज्म है, आप देखिए इसके 3 हिस्से कर दिए और जो टॉप वाला हिस्सा है वो नीचे वाला हिस्सा डेवलप कर रहा है, मिडिल वाला हिस्सा टॉप और बॉटम दोनों को डेवलप कर रहा है, और जो बॉटम वाला पार्ट है वो ऊपर टॉप वाला पार्ट डेवलप करता जा रहा है। और इस तरीके से 3 नए यहाँ पे प्लेनेरिया डेवलप हो गए। ओके, नेक्स्ट इज बर्डिंग। देखिए, organisms such as hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding। ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा वो रीजनरेटिव सेल्स का यूज करते हैं बर्डिंग की प्रोसेस में रिप्रोडक्शन करने के लिए। इन हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट, फिगर 8.4। हाइड्रा के अंदर एक बड डेवलप हो जाता है आउटग्रोथ, जो कि आप देख सकते हो एक स्पेसिफिक जगह पर ये चीज होएगी और बार बार वहां पर उस पोजीशन पे सेल डिवीजन होता है। These birds develop into tiny individuals। ये जो बर्ड्स होते हैं ये टाइनी इंडिविजुअल्स में अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। एंड व्हेन फुली मैच्योर, और जब ये बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएंगे एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, और नए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। और ये हाइड्रा की बर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे, ये स्पेसिफिक साइट है जहाँ पे बर्ड फॉर्म हो रहा है और फिर ये एक नया हाइड्रा बन रहा है। जैसे ये फुली मैच्योर होगा ये अपने आप को पेरेंट बॉडी से अलग कर लेगा। ये जो स्ट्रक्चर है इनको टेंटेकल्स बोला गया है। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। There are many plants in which parts like root, stem and leaves develop into new plants under appropriate condition। यहाँ पे कहते हैं काफी सारे प्लांट्स हैं जिनमें कुछ हिस्से जैसे कि रूट, जड़, स्टेम, तना एंड लीव्स, पत्ते नए प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं अगर उनको सही कंडीशन मिलती हैं। Unlike in most animals, plants can indeed use such a mode for reproduction। एनिमल्स की तरह तो नहीं, लेकिन प्लांट्स ऐसा मेथड यूज कर सकते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए।
This property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses or grapes for agriculture purposes. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की ये प्रॉपर्टी काफी सारे मेथड में यूज करते हैं, जैसे कि लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। लेयरिंग में क्या होता है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लांट की जो स्टेम है उसको बेंड करके मिट्टी में दबा देंगे। कुछ टाइम के बाद वो जो पार्ट होगा वो रूट्स भी डेवलप कर लेगा और उसके नई ब्रांचेस भी आ जाएंगी। उसको फिर आप डिटैच करके अलग जगह पर प्लेस कर सकते हो, या फिर अलग जगह पे करने की बजाय आप वहीं पे उसको पेरेंट बॉडी से कट कर दोगे और वो एक नया प्लांट आपके पास तैयार हो गया। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक प्लांट का पार्ट होता है जैसे डाउन पार्ट और दूसरे प्लांट का पार्ट अपर पार्ट, तो इनको आपस में ज्वाइन कर दिया जाएगा और ज्वाइन करने के बाद इस तरीके से ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये प्रोसेस शुगर केन, गन्ना, रोजेस, गुलाब, ग्रेप्स, अंगूर के मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. अगर आप सीड से नए ये फ्रूट्स और फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हो, नया प्लांट करते हो, तो उसके कंपेयर में इस मेथड से जो फ्रूट्स और फ्लावर्स मिलेंगे वो आपको अर्ली पहले मिल जाएंगे। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हुआ। यस, ओके। Such methods also make possible for the possible the propagation of plants such as banana, orange, rose, and jasmine that have lost the capacity to produce seeds. ऐसे मेथड से प्लांट्स की प्रोपेगेशन पॉसिबल हो जाती है, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, जिनकी सीड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी गुम हो गई थी या गुम हो गई है। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक और फायदा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इनके पास जेनेटिकली अपने पेरेंट प्लांट की सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, कैरेक्टर्स आ जाते हैं जिनसे भी इनको बनाया गया है। ओके, एक्टिविटी 8.5, तो एक्टिविटी 8.5 हम लोग करने वाले हैं। टेक अ पोटैटो, एक पोटैटो आलू लेना है, एंड ऑब्जर्व इस सरफेस, और इसकी सरफेस को देखें। कैन नोचेस बी सीन, क्या आपको इसके ऊपर नोचेस दिखाई देंगी। नोचेस थोड़े से खड्डे से होते हैं जिनको आप आइस भी बोल देते हो आलू के ऊपर। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पीसेस सच एज सम पीसेस कंटेन अ नोच और बट एंड सम डू नॉट। अब आपने पोटैटो को छोटे टुकड़ों में कट करना है कि कुछ प्लांट में, कुछ पार्ट में तो नोचेस आए और कुछ में नोचेस नहीं आए। स्प्रेड सम कॉटन ऑन ए ट्रे एंड वेट इट, अब कुछ कॉटन को आपने स्प्रेड बिखेर देना है एक ट्रे के ऊपर और उसको गीला कर दें। प्लेस द पोटैटो पीसेस ऑन दिस कॉटन, और पोटैटो के पीसेस को उस कॉटन के ऊपर प्लेस कर दें। नोट वेयर द पीसेस विद द बर्ड्स आर प्लेस्ड, और आपने वो जगह नोट करनी है जहां पे बर्ड्स वाले पोटैटो के पीसेस आपने प्लेस किए थे। ऑब्जर्व चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दिस पोटैटो प्लेसेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों तक जो चेंजेस आ रहे हैं पोटैटो पीसेस में उसको ऑब्जर्व करें। मेक श्योर दैट कॉटन इज कैप्ट मॉइस्चर, आपने ये ध्यान रखना है कि जो कॉटन है वो मॉइस्चर रहे, उस पर नमी बरकरार रहनी चाहिए। विच आर द पोटैटो पीसेस दैट गिव राइज टू फ्रेश ग्रीन शूट्स एंड रूट्स, किन पोटैटो के पीसेस पे फ्रेश ताजी हरी शूट्स आई, यू कैन से ब्रांचेस भी कह सकते हो आप, और जड़ आई। तो ऑब्वियसली है जिन पोटैटो पीसेस के ऊपर बर्ड्स या नोचेस थी वही हैं जो नए डेवलप कर सकती हैं रूट्स एंड शूट्स। सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नोचेस, इसी तरीके से जो बर्ड्स प्रोड्यूस हुई हैं नोचेस में जो कि लीफ मार्जिन के, लीफ के किनारों पे है, इन ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में फॉल ऑन द सॉइल, ये मिट्टी के ऊपर गिर जाते हैं बर्ड्स, एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, और नए प्लांट्स में ये प्रोड्यूस या डेवलप अपने आप को कर लेते हैं। एक्टिविटी 8.6, सेलेक्ट अ मनी प्लांट, एक मनी प्लांट सेलेक्ट करें। कट सम पीसेस सच एज दे कंटेन एट लीस्ट वन लीफ,
कुछ पीसेज उनके कट कर लें इस तरीके से कि उनके पास कम से कम एक लीफ होना चाहिए। कट आउट सम अदर पोर्शंस बिटवीन टू लीव्स, कुछ ऐसा पोर्शन भी कट कर लें जो दो लीव्स के बीच में हो। डीप वन एंड ऑफ ऑल द पीसेस इन वाटर एंड ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब सभी पीसेस का एक एंड पानी में डिप कर दें और कुछ दिनों तक देखें। विच वन ग्रो एंड गिव्स राइज टू फ्रेश लीव्स, कौन सा जो है वो हिस्सा वो ग्रोथ हुआ, हिस्सा नहीं, कौन सा यहाँ पे पीस ग्रोथ हुआ जिनमें एक लीफ था कम से कम, या फिर जिनके पास लीफ था ही नहीं। तो ऑब्वियसली जिनके पास लीफ था वही ग्रोथ करेगा और नए पत्ते वहां पे प्रोड्यूस होंगे। वट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आप अपनी इस ऑब्जर्वेशन से क्या नतीजा निकाल सकते हो कि जो लीव्स होते हैं उनमें क्लोरोफॉर्म होता सॉरी क्लोरोफिल होता है और वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं क्लोरोफिल के द्वारा। देन टिश्यू कल्चर, इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। टिश्यू कल्चर में नए प्लांट्स की ग्रोथ होती है कैसे, जब आप टिश्यू या फिर सेल्स को सेपरेट कर लेते हो जो इस प्लांट की टिप को ग्रोथ कर रही है। द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम, तो फिर सेल्स को बाद में एक आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस कर दिया जाता है। वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल और सेल्स, जहाँ पे वो रैपिडली अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं तेजी से और एक स्मॉल ग्रुप बना लेंगे सेल का जिसको हम लोग सेल्स भी बोलते हैं। द सेल्स इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, सेल्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक और मीडियम में जिसमें हार्मोन्स होंगे, वो हार्मोन्स उनका ग्रोथ करवाएंगे और उनमें अलग अलग सेल टाइप की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। द प्लांटलेट्स, जो यंग प्लांट है, द देन प्लेस्ड इन द सॉइल, फिर उसको मिट्टी में प्लेस कर दिया जाएगा सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट, ताकि वो एक बड़े प्लांट में अपने आप को ग्रोथ करवा सके। यूजिंग टिश्यू कल्चर से मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिसीज फ्री कंडीशन, हम लोग काफी सारे प्लांट्स ग्रोथ कर सकते हैं एक पेरेंट से, और अगर डिसीज फ्री कंडीशन में अगर आप लोगों को प्लेस करना चाहते हो, मान लें आपके पास कोई प्लांट है वहां पे सॉइल में कोई डिसीज है वहां पे, या उस प्लांट में डिसीज है, तो आप उस प्लांट का हिस्सा इसी तरीके से अलग करके किसी सेफ जगह पर उसको मैच्योर में कन्वर्ट करवा सकते हो। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये जो टेक्निक है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल मतलब जो सजावट डेकोरेटेड वाले प्लांट्स होते हैं उनमें यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन, तो ये स्पोर फॉर्मेशन लास्ट हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। इवन इन मैनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कहते हैं कि काफी सारे सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई, अलग से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की पहचान हो सकती है। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्ड ऑन द ब्रेड इन एक्टिविटी 8.2 अबव आर द हाइफे ऑफ द ब्रेड माउल्ड रिजोपस। अगर एक्टिविटी 8.2 हमने रियल टाइम में की होती तो हम लोग वहां पे देखते कि ब्रेड के ऊपर धागे जैसे स्ट्रक्चर्स बन गए हैं जिनको हाइफे बोलते हैं, और वो ब्रेड माउल्ड का पार्ट है। ब्रेड माउल्ड क्या है, ये भी फंगस का टाइप है और उसके जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बने हैं दीज आर कॉल्ड हाइफे, हिजोपस इनका नाम है। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है, यानी कि जो हाइफे है वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, द टाइनी ब्लोब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर, आप देखोगे इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक छोटा सा बॉल बना हुआ है सबके ऊपर, आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन करने में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया, इन ब्लॉब्स को वी कॉल स्पोरेंजिया, विच कंटेन सेल और स्पोर्स, इनके अंदर स्पोर्स या सेल्स होते हैं, दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू हिजोपस इंडिविजुअल्स, जो नए इंडिविजुअल रिजोपस में अपने आप को डेवलप करवा सकते हैं। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल, स्पोर यानी कि स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर और सोपोर जो होता है वो कवर होता है थिक वॉल के साथ, दैट प्रोटेक्ट, जो उनकी प्रोटेक्ट करता है, अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस, जब तक कि वो किसी दूसरी मॉइस्चर वाली सरफेस के साथ कांटेक्ट में ना आ जाए, एंड कैन बिगिन टू ग्रो, और वो ग्रोथ बिगिन करना शुरू ना कर दे, यानी कि जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा ये प्रोटेक्शन कवच स्पोर के ऊपर रहेगा।
ओके जी, all the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generation to be created from a single individual. This is known as asexual reproduction. तो जितने भी हमने रिप्रोडक्शन के मोड्स डिस्कस किए हैं वो सभी एक इंडिविजुअल से ही पैदा हो रहे हैं, यानी कि सिर्फ एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट इंडिविजुअल को पैदा करने में, और इसे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आई होप कि आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स समझ में आए होंगे। हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।